नमस्कार। इसके पहले गुण में मैंने अर्थगुण, गुरुवादि गुण इनका वर्णन किया था। आज परादि गुणों का वर्णन करूंगा। परादि गुण मीन्स पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, अभ्यास और संस्कार। चरक संहिता में 10 परादि सामान्य गुणों का वर्णन है। They are also called the सामान्य गुण। चरकोक्त 8 जो परादि गुण हैं, इनका उल्लेख न्याय और वैशेषिक के 24 गुणों में है। वैशेषिक के 17 और प्रशस्तपाद के 24 गुणों में परादि गुणों का वर्णन है। अभ्यास युक्त के अतिरिक्त अन्य का वर्णन किया गया है। 2 गुण नहीं है। आचार्य चरक ने परादि गुणों को उपयोगिता बताया कि इनकी उपयोगिता चिकित्सा की सिद्धि के लिए होती है। और ये जो 10 गुण हैं, इनको विशेष रूप से चिकित्सा की सिद्धि के लिए और एक दूसरे के भीतर परापर संबंधों की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पर क्या है? परत्व। तो परादि गुणों का कौन सा पर है, कौन सा अपर है? आचार्य चरक ने परादि गुणों को चिकित्सा सिद्धि कहा और इन 10 गुणों को मैं आपसे बता रहा हूं। तो पर, परापरत्व। परत्व क्या है? पर माने प्रधान, जो श्रेष्ठ हो, और जो सर्वोत्कृष्ट है उसको परम इसलिए कहा जाता है कि जो पर में से सबसे श्रेष्ठ हो। वैशेषिक दर्शन में प्रशस्तपाद ने इसको दिक्कृत कालकृत कहा है। दिक्कृत से तात्पर्य है कि जो दिशा के लिए और काल का संबंध है वैसे। जो दिशा की दृष्टि से सन्निकृष्ट हो पर है, जो दिशा की दृष्टि से दूर हो। दिशा क्या है? दिक् क्या है? दिशा और काल के लिए जितनी अच्छी परिभाषा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में बताई गई है, विश्व में कहीं नहीं है, हमारे दार्शनिक ग्रंथों ने। व्हाट इज द डायमेंशन? कैन यू टेल मी हाउ यू कैन डिपिक्ट और यू कैन एक्सप्लेन समथिंग, द पोजीशन ऑफ समथिंग? सूर्य कहां है, चंद्रमा कहां है, लखनऊ कहां है, दिल्ली कहां है, घर कहां है, दरवाजा कहां है, बल्ब कहां टंगा है, पंखा कहां टंगा है? कैन यू एक्सप्लेन? तब हम उसमें से कोई स्टैटिक फ्रेम खोजते हैं और उस स्टैटिक फ्रेम से हम मिनिमम 3 डायमेंशन से उसकी दूरी नापते हैं। अगर प्लेन पर है तो 2 डायमेंशन से काम चल जाता है, एक्सिस और एब्सिसा बना करके, अक्ष और वो बना करके। और अगर आयताकार चीज है या उसमें 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशनल अप्रोच देनी पड़ती है। जैसे कमरे में पंखा कहां है, तो इस कोने से लंबाई में इतनी दूरी पर, चौड़ाई में इतनी दूरी पर, ऊंचाई में इतनी दूरी पर ये पंखा या बल्ब टंगा है। इतस्ततः यह यहां है, वह वहां है। इसको बताने के लिए जिस बीमा का प्रयोग किया जाता है उसे दिशा कहते हैं। यह यहां है, वह वहां है। ओनली द direction is the dimension by which we can explain the position of anything. And what is Kal? Kal is the dimension for explanation of the chronology. Sarvatit vyavahar hetu Kal. Sarvatit, atit means chronology. It is 9 o'clock, it is 10 o'clock, it is 8 o'clock. There is difference in the chronology of 1 hour. मैं आपसे बड़ा हूं 2 साल, मेरा रिटायरमेंट है इस सन में, सर का रिटायरमेंट है इस सन में, ये चीज इतने बजे होगी। वेयर सो एवर देयर इज ए क्रोनोलॉजिकल परसेप्शन, द डायमेंशन इज द काल बाय व्हिच वी कैन एक्सप्लेन। केवल काल ही एक ऐसा विषय है, एक ऐसी बीमा है कि जिसके माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिशा ऐसी बीमा है कि जिसके माध्यम से किसी चीज की स्थिति बता सकते हैं, और काल ऐसा है जिसके माध्यम से किसी चीज की
प्राचीनता बता सकते हैं, कितना प्राचीन है यह घटना, इस घटना से 0.00001 सेकेंड पहले हुई, या यह घटना इस घटना से इतना लाख प्रकाश वर्ष, इतना लाख वर्ष पहले हुई। बट देयर इज डायमेंशन। प्रशस्पाद ने कहा कि दिक् और काल, इनका संबंध वैसे होता है। योगेंद्र नाथ सेन ने भी पर का चयन करते हुए कहा कि आयुर्वेद में पर से इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, और उन्होंने कहा देश काल वय मान पाक वीर और रस, इनके निर्धारण के लिए वय का प्रयोग करना चाहिए। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि पर से तात्पर्य है प्रधान, और सेकंड पर से तात्पर्य है कि व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल, व्हाट इज द प्रधान फॉर दैट कंडीशन। जैसे औषधि के गुण लिखे हैं, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। अब हमारे पास दो तरह की औषधियां हैं, उसमें से हमारे लिए कल्पना के उपयुक्त कौन है? बहुकल्पम। एक को पता चला कि हम केवल एक ही फॉर्म में दे सकते हैं, दूसरे को बच्चे को देना है, सिरप भी बना सकते हैं। बहुगुणम, बहुगुण में प्रधानता किसकी है? अगर रोगी को पेट दर्द भी हो रहा है, ज्वर भी है और अतिसार भी है, और उसको उल्टियां भी आ रही हैं, तो ऐसी अवस्था के लिए कौन सी औषधि उसके लिए प्रधानतया प्रयुक्त की जा सकती है जो अन्य के लिए नहीं? या दो प्रकार की औषधियां, उसमें से उस अवस्था में किसको देना है, कौन सी प्रधान है, ऐसी औषधि को कहा जाता है पर औषधि। तो कहा कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम, औषधीय तत्व जिसमें अधिक प्रधानता से संपन्न है। हम कहते कि नागौर का अश्वगंधा लेना चाहिए, वही बिकॉज इट इज पर इन गुण। अन्य स्थान के भी अश्वगंधा है, लेकिन वो गुणों में पर नहीं है। इस काल में उसको लेना चाहिए, क्यों? उसके गुणों की प्रधानता उस काल में अधिक होती है। इस अवस्था के अश्वगंधा की जड़ लेनी चाहिए, क्यों? गुणों में उस समय की प्रधानता होती है। तो यह पर और अपर का खेल प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक परिस्थिति में होता रहता है। आप किसी भी अवस्था में रोगी को कोई चिकित्सा देना चाहते हैं, वो चिकित्सा आपके पास प्राप्त नहीं है, तब क्या कहते हैं कि बेस्ट तो यह था, लेकिन अब यह नहीं है, तो इसके स्थान पर इसको प्रयोग किया जाए। ब्लड चाहिए, खून जा रहा है, गया हुआ है, हाइपोवॉल्यूमिया हो रही है, आपको ब्लड चाहिए, लेकिन ब्लड नहीं है तो प्लाज्मा एक्सपेंडर से काम चला सकते हैं, और नहीं है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से काम चला सकते हैं। तात्पर्य यह कि पर की उपयोगिता सदैव होती है, और उसी के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि उसके बाद अपर में कौन किस लेवल पर है। तो पर से तात्पर्य हम कुछ भी लेने जाएं, इस अवस्था में यूज देना चाहिए किसका? दाल का। दाल कौन सी? प्रधान तो मूंग है, नहीं मिलने पर अरहर की दाल का भी दे सकते हैं। प्रधान साली चावल है, षष्टिक चावल है, न मिलने पर सामान्य चावल का भी दे सकते हैं। तात्पर्य कि पर और अपर का यह विचार प्रत्येक स्थान पर होता है कि इस रोगी के निदान के लिए कौन से लक्षण प्रधान है, इसकी चिकित्सा के लिए कौन सा द्रव्य प्रधान है, या देश काल भूमि इत्यादि की चयन में कौन सा प्रधान है। प्रत्येक स्थान पर से तात्पर्य है प्रधान। द्विवेदी सर ने अपनी पुस्तक में अनेक उदाहरण भी दिए हैं। चरक ने पूरा एक ग्रुप ही बना के रखा है कि कौन कौन सा किसमें प्रधान है, और उन्होंने प्रधानता के दृष्टिकोण से इसमें यह प्रधान है, 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 इस प्रकार की पूरा का पूरा एक पूरी लिस्ट बना के रखी है कि किसमें कौन सा प्रधान है। जैसे तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धना नाम, बुद्धिवर्धन के लिए तद्वित संभाषा, विद्वानों की संगति। इस प्रकार ये परगुण है, किस प्रकार के औषधि का, किस प्रकार के गुण का, किस प्रकार के रस का, किस प्रकार के वीर्य का, किस प्रकार के विपाक का चयन एक विशेष अवस्था के रोगी या चिकित्सा के लिए करना है, हमारे प्रधान उद्देश्य है। उसके अनुसार हमको अनेक औषधियों में से एक प्रधान औषधि को खोजना है।
बेस्ट सुटेबल। तो बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, योग्य से तात्पर्य यह है कि जो उस रोग को दूर करने की योग्यता रखते हो, उसमें प्रधानतम हो, नहीं है तो उसके बाद वाली से काम चलाया जाएगा। तो इस प्रकार पर एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है कि विच इज द बेस्ट वन। इसी का विपरीत है प्रधान, अपर। अपर का तात्पर्य होता है पर की अपेक्षा, जो पर न हो। अपर माने जो पर न हो, पर का विपरीत अपर है। इसमें जो श्रेष्ठतम द्रव्य है उसमें से दूसरे द्रव्य को लेना। यद्यपि कई लोग कहते हैं कि श्रेष्ठतम और निकृष्टतम, पर माने श्रेष्ठतम और अपर माने निकृष्टतम, लेकिन मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि श्रेष्ठतम से जो निकृष्ट है वह अपर है, उससे भी अपर, उससे भी अपर, और अंत में कोई जो सर्वोत्कृष्ट निकृष्ट माना जाएगा वह सर्वोत्कृष्ट निकृष्ट है, और निकृष्टता में उसका भी प्रधानता गिनी जाएगी। वह निकृष्टों में श्रेष्ठ है, जैसे कहा गया दुष्टों में श्रेष्ठ। कई बार लिखा जाता है ना कि दुष्टेंद्र हैं, दुष्टों में इंद्र हैं, दुष्टों के राजा हैं, झूठेंद्र हैं। इसीलिए जैसे अनायुष्य भावों में परदाराभिगमनम, अनायुष्य भाव में रोग में विषाद, ये निकृष्टतम भाव हैं, लेकिन निकृष्टतम होते हुए भी अपनी निकृष्टता के लिए पर हैं, यानी निकृष्टता में श्रेष्ठ हैं। फलों में लकुच, शाखों में सरसों, तो ये इसकी भी एक अपनी दिशा की प्रधानता है, विपरीत दिशा की प्रधानता है, निकृष्टता की प्रधानता है। तो जो निकृष्टता में सर्वोत्कृष्ट प्रधान हो जाए, पर हो जाए, वह निकृष्ट पर है, और जो श्रेष्ठता में सर्वोत्कृष्ट प्रधान हो जाए वो श्रेष्ठ पर है। और अपर से तात्पर्य है कि इन दोनों में, जैसे हम लिखें कि परदाराभिगमनम अनायुष्य कराणाम। अब अनायुष्य भाव में उसके बाद के भी भाव हैं जो अनायुष्य कर हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो वह उन भावों की प्रधानता से अपर हैं। इसलिए मैं सदैव आपसे यही कहूंगा कि पर और अपर ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। किसी चीज का जो सर्वोत्कृष्ट है, चाहे वो अच्छे भाव में हो, बुरे भाव में हो, वह सामान्य रूप से पर से प्रधान का लिया जाता है। लेकिन अगर कहीं भावों की गिनती ही उल्टी करनी हो तो उसमें प्रधान वह होगा जो उसका सर्वोत्कृष्ट होगा। और अपर से तात्पर्य है कि उस प्रकार के सेकेंड नंबर वाला, उससे अप्रधान, उससे अप्रधान। फलों में लकुच निकृष्ट है, उससे कम नुकसान वाला यह है, उससे कम नुकसान वाला यह है। तो पर और अपर इज ऑलवेज रिलेटिव टर्मिनोलॉजी एंड यू कैन नॉट फाइंड ए एक्सट्रीम ऑफ दैट। व्हेन द अपर इज एट द एक्सट्रीम इट अगेन बिकम्स द पर। अपर का एक्सट्रीम अगर हम खोज लेते हैं, जैसे लिखा कि परदाराभिगमनम अनायुष्य कराणाम, तो अनायुष्य कराणाम परदाराभिगमनम। जब अनायुष्यकर भावों में श्रेष्ठ कौन सा है? परदाराभिगमनम। इसलिए पर और अपर को सदैव एब्सोल्यूट टर्म्स में न लेकर के रिलेटिव टर्म्स में लेना चाहिए, और परम शब्द जो है वही एक एब्सोल्यूट टर्म होता है। तो पर माने प्रधान, अपर माने उससे नीचे का। अपर जिला जज, अपर कलेक्टर, ये सारे भाव जो हैं वो उससे थोड़े से नीचे वाले भाव होते हैं। इसके बाद तीसरा गुण है युक्ति। चरक सूत्र में लिखा युक्तिश्च योजना से या तो उज्यते, युक्ति योजना है जिसका प्रयोग किया जाए, या कल्पना योग की बहुत सातो युक्ति रुच्यते, अयौगिक कल्पनाति सती युक्ति नोच्यते। अर्थात युक्ति योजना है, और यह चरक की विशेषता है। प्रोफेसर ज्योतिर्मित्र जी कहा करते थे कि युक्ति के प्रयोग के द्वारा चरक ने कई निशाने साधने का कार्य किया है। युक्ति प्रमाण के रूप में, युक्ति गुण के रूप में, और युक्ति योजना के रूप में। सामान्य रूप से 3 स्थानों पर प्रयोग हुआ है। बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योगज्ञान युक्तिस्ति काला सागया त्रिवर्गम साध्यते या।
चरक सूत्र 11, यहां युक्ति युक्ति गुण के रूप में नहीं है, यहां बहुत से भावों और बहुत से कारणों के योग से जिस प्रकार की वस्तु उत्पन्न होती है उसको उन्होंने युक्ति के रूप में ग्रहण किया है। एक विशिष्ट कल्पना है। सामान्य रूप से हमारा युक्ति से क्या तात्पर्य है? युक्ति ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए। युक्ति गुण के रूप में हम किस गुण को युक्ति कहेंगे? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें द्विवेदी सर कहा करते हैं ना कि चरक वाज द साइंटिस्ट एंड सुश्रुत वाज द आर्टिस्ट। तो साइंटिस्ट भी योजनाएं करता है और आर्टिस्ट भी योजनाएं करता है, लेकिन आर्टिस्ट अपनी योजनाएं इस प्रकार से, जैसे कोई शल्य फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो डाली को खींच करके उसमें बांध दीजिए और उसको जैसे ही छोड़ेंगे पता चल जाएगा, शल्य झटके से निकल जाएगा। या जहां शल्य फंसा रहेगा उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस पर अगर घृत का लेप कर दें तो हाँ वो पिघल जाएगा, इससे शल्य की गति पता चल जाती है। तो अनेक युक्ति के द्वारा हम जान सकते हैं कि कैसे कुछ क्या चीज है और कैसे इसको दूर करना चाहिए। तो योजना की जो युक्ति होती है, और महर्षि चरक ने तो प्रारंभ में ही कह दिया कि ऊपर तिष्ठति युक्तिज्ञ। युक्तिज्ञ हमेशा गेट्स द अपर हैंड, इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, उसका सदैव सम्मान होता है। युक्तिज्ञ सदैव ज्ञान वालों से भी ऊपर उसकी कल्पना होती है, उसका सम्मान होता है, क्योंकि वह अपनी युक्ति के द्वारा उन्हीं व्यवस्थाओं में से कार्यकारी व्यवस्थाएं निकाल लेता है। योगमाशाम तो यो विद्या देश कालोपपादित, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, ये सारी टेक्निक, सारी युक्ति जिसमें होती है वही युक्ति युक्तज्ञ होता है। और यहां युक्ति से तात्पर्य है ऐसी कल्पना करना जिसके द्वारा हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए। अनेक विचार इसमें आए। उनका कल्पना अयोग की होती है, तो कल्पना होते हुए भी युक्ति नहीं कही जा सकती। जैसे योग नहीं हुआ, अयोग की कल्पना। जैसे अयोग्य पुत्र को पुत्र नहीं कहा जाता। तो उन्होंने कहा कि भैषज में संयोग, परिणाम, संस्कार आदि का विचार किया जाता है, परंतु इसके महत्व प्रदर्शन हेतु स्वतंत्र वर्णन किया गया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इतनी सारे तथ्यों की आवश्यकता नहीं, इतने सारे प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। युक्ति से सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो जाए। आप देखते हैं तमाम तरह के चिकित्सक बैठे रहते हैं, एक उसमें से अपनी एक विशिष्ट बुद्धि के द्वारा एक ऐसा उपाय खोज लेता है कि जिससे कार्य की सिद्धि हो जाती है। टेक्निक्स बना लेता है। ट्रेन में डिस्निया हुई, ब्लॉकेज हो गया, पैसा गले में चला गया, सर्जन ने सेविंग वाले ब्लेड से ट्रेकियोस्टमी कर दी, करके उसने ओपन कर दिया, सांस चलने लगी, विमान उतरने पर उसको फिर उसके पैसे के लिए डाला गया। तो तात्पर्य है कि जो युक्ति युक्तज्ञ होता है वह विभिन्न अवस्थाओं में भी अपने कार्य की सिद्धि हेतु व्यवस्थाएं कर लेता है। और जो भी द्रव्य है उसका कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति द्रव्यम मनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभ है। तो चीजें स्कैटर्ड हैं, ज्ञान भी फैला हुआ है, लेकिन जिसमें युक्ति होती है उन्हीं व्यवस्थाओं में से अपने लिए ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उन्हीं द्रव्यों में से अपने लिए औषधि उत्पन्न कर लेता है, और उन्हीं व्यवस्थाओं में से चिकित्सा व्यवस्था का प्रारूप बना लेता है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। बुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योग जान, इसमें भी बुद्धि उन भावों को देखती है जो कारणों से उत्पन्न होते हैं। ये एक विशिष्ट व्यवस्था है, और इसको पढ़ने के लिए आप सभी के द्विवेदी सर की पुस्तक जरूर पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने इस युक्ति को अच्छी तरह से परिभाषित करने का प्रयोग किया है कि बुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योग जान, युक्ति स्त्रिकाला सागया त्रिवर्गम साध्यति है। या ऐसी युक्ति जो बहु कारणों के योग से उत्पन्न होती है। बाई दिस द चरक हैज गिवन ए बिग अम्ब्रेला, कि जिसके भीतर हम चिकित्सा से संबंधित किसी भी प्रकार की कल्पनाएं करके उसको अपने चिकित्सकीय वैशिष्ट्य के अनुरूप ले सकते हैं।
परंतु यहां संक्षेप में युक्ति से तात्पर्य है युक्ति योजना सायुज्यते। युक्ति वह गुण है जो ऐसी योजनाएं बनाता है जो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त होती हैं। संख्या क्या है? संख्या साद गणितम, गिनती करना संख्या है। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, जिस भी क्रम में किसी की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं वो संख्या है। एक हुआ, एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तीन से चार हुआ, ऐसे करते करते जिस भी घटक तक उसके रिप्लिकेशन का मेजरमेंट किया जाता है वो संख्या है। यहां इसमें आपको एक गुण का आधान करना पड़ता है। जैसे हमने गिनना शुरू किया, एक गाय, दो गाय, तीन गाय, चार गाय, पांच गाय, तो यहां गोत्र गुण है। एक मनुष्य, दो मनुष्य, तीन मनुष्य, चार मनुष्य, ये वो है। अब मैंने जीव गणना शुरू किया, एक गाय, एक भैंस, एक आदमी, एक बकरी, एक भेड़, तो यहां एक जातिवाचक संज्ञा क्या है? जीवत्व। फिर हमने कहा कि मनुष्य पशु दोनों को मिला के गिनेंगे। तो एक जब भी गणना की जाती है इसमें रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन को क्या कहते हैं? एक चीज के उसी प्रकार के गुणों की पुनरावृत्ति होती है और उसी के आधार पर उसकी संख्या गिनते जाते हैं और वह जातिवाचक संज्ञा होती है। कई कई बार आप कहेंगे कि मैं अनाज लेने गया, मैंने एक केला खाया, एक सेब खाया, एक आम खाया, एक पाव अंगूर खाया, तो आपने अपनी गणना में कई चीजें ली, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप यहां फलत्व गुण की ही गणना कर रहे हैं। इसलिए एक प्रधान गुण होता है जिसके आधार पर गणनाओं का रिप्लिकेशन देखा जाता है। और सामान्य रूप से समझने के लिए संख्या से तात्पर्य है कि जिसके कारण किसी की गणना की जाती है। तो आज चार इन गुणों को मैंने बताया। पर माने प्रधान, अपर माने जो उससे अप्रधान हो, युक्ति माने ऐसी योजना जिसके कारण किसी भी चीज की सिद्धि की जा सके, और संख्या माने कि किसी भी चीज के बार बार रिप्लिकेट होने की गिनती की जा सके। एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार तीली, इस तरह से एक से लेकर के और उसके आगे तक जितनी भी होती हैं उसकी गणनाएं की जा सकती हैं। इसके बाद संयोग। योगः स संयोग उच्यते, जो जोड़ने के साथ एक के मिलने को संयोग कहते हैं। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। वैशेषिक दर्शन ने दिखा कि संयोग के व्यवहार का हेतु संयोग होता है। चरक सूत्र 26 में द्रव्याणाम द्वंद्व सर्वेक कर्मजो नित्यम एव च संयोगम पुनर्द्वयोर्बहूनाम व द्रव्याणाम संहति भाव। संयोग क्या है? संहति भाव। इसको नोट कर लीजिए। संहति भाव को, कंबाइंड होने को, कलेक्ट होने को, इकट्ठा होने को, जो संहति का भाव होता है वो संयोग का होता है। आपका संहति भाव बिना संयोग के नहीं हो सकता। संगत माने कलेक्ट होने का भाव। संहिताकार शक्ति, संहिता माने कलेक्ट होना। पर संयोग संहिता, जो प्रधान संयोग होता है उसको संहिता कहते हैं। तो संहति भाव माने इकट्ठा होने का भाव। जहां भी इकट्ठा होने का भाव होगा, इकट्ठा होने का भाव ही संयोग से होता है। अन्य कर्मज, उभय कर्मज, संयोगज, इस प्रकार से इसके अनेकों कहे गए हैं। हमारे यहां एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्वकर्मज, चरकोपस्पार में इन्होंने लिखा है। द्वंद्व से द्वयो, जब दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो तात्पर्य यहां बड़ा आसान सा है। एक कर्मज माने एक ही पदार्थ संयोग के लिए सक्रिय होता है, दूसरा निष्क्रिय होता है। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है बनारस में, दूसरा चल के उसके पास जाए तो एक कर्मज है, क्योंकि एक अपने स्थान पर स्थिर है, दूसरा वहां से चल के उसके पास संयोग के लिए गया। ठीक, उदाहरण दिए हैं। जैसे मन निष्क्रिय होता है, सक्रिय होता है, आत्मा निष्क्रिय होती है और वही संस्कारों के अनुसार ले जाती है। दोषों का दूषियों के साथ संयोग, दोष दूष्य अपने स्थान पर रहता है, दोष दूषियों से संयोग करने जाते हैं और धातुओं को प्रदूषित करते हैं। द्वंद्व कर्मज क्या है? जहां दोनों एक दूसरे को जाते हैं, जैसे द्वंद्वज रोग है, वात पित्त दोनों का संयोग।
शरीर में वातजन्य पित्तजन्य दोनों लक्षण उत्पन्न होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? द्वंद्व कर्मज, जहां दोनों जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में इसी को उभय कर्मज कहा गया है। और तीसरा है सर्वकर्मज, जहां सभी एक्टिव होते हैं। तो एक एक्टिव हुआ मिलने के लिए, तो क्योंकि संयोग के लिए कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक एक्टिव नहीं है, दूसरा एक्टिव हुआ तो एक कर्मज, दो है दोनों एक्टिव हो गए तो द्वंद्व कर्मज, और जितने संघटक हैं अगर सभी एक्टिव हो गए तो सर्वकर्मज संयोग कहा जाता है। इस प्रकार आज पर अपर, युक्ति, संख्या और संयोग इसको बताया गया। बाकी आपको 5 गुण नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।